अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताऊं कि पेशेंट आप लोगों के पास एपीगैस्ट्रिक पेन के साथ बहुत ज़्यादा आएंगे। एपीगैस्ट्रिक पेन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एपीगैस्ट्रिक पेन, आज का जो हमने पढ़ना है। फिर हमने गैस्ट्रिक और ड्यूरिनल अल्सर की डिटेल डिस्कस करनी है। देन हमने अल्सर की काजेज़ को डिस्कस करना है और इन्वेस्टिगेट करना है कि इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन। ये आज का हमारा टॉपिक है। आइए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर द काजेज ऑफ एपीगैस्ट्रिक पेन। एपीगैस्ट्रिक पेन आप लोगों को पता है, ज़्यादातर आप क्या सोचते हैं ये स्टोमक की वजह से होगा। स्टोमक इधर पड़ा है एपीगैस्ट्रियम में, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, यानी पेप्टिक अल्सर डिजीज का या गैस्ट्राइटिस का जो पेन है वो किस तरह का होगा। ये मैं यहाँ ये सबसे पहले पेप्टिक अल्सर डिजीज PUD कहते हैं, PUD। फिर पेन होता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का, पैंक्रियाटाइटिस। फिर पेन होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का, कोलिसिस्टाइटिस। गॉल ब्लैडर भी इधर पड़ा है, जहाँ जो ऑर्गन पड़े हैं। यस, MI का हो सकता है, MI का पेन हो सकता है। डिसेक्टिंग एओर्टा का हो सकता है, डिसेक्शन ऑफ एओर्टा। तो एपीगैस्ट्रिक पेन की मोटी मोटी काजेस तो ये है, वैसे तो बहुत होती हैं, लेकिन एपीगैस्ट्रिक मोटी मोटी काजेस ये हैं जो कि हमें हर पेशेंट में रूल आउट करनी है। पेप्टिक अल्सर डिजीज, एपीगैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज कैसा होगा, वो एपिसोडिक होगा। वो कहेगा कि मुझे रिमिशन रिलैप्सेस चलते रहते हैं, कभी आता है कभी चला जाता है, तो इस तरह सिलसिला जारी है। अच्छा जी, दूसरा ये हैगा कि लोकलाइज करेगा कि मुझे बिल्कुल इसी जगह है। एपीगैस्ट्रियम में लोकलाइजेशन होगी। 3 करैक्टर होते हैं जो पेप्टिक अल्सर जो पेन है, एब्डोमिनल पेन है, तो उसके 3 करैक्टर हैं। लोकलाइजेशन टू द एपीगैस्ट्रियम, एपिसोडिक और एसोसिएटेड विद द फूड। अगर खाने के साथ होता है, यानी कि पेशेंट खाना खाता है उसके बाद पेट में दर्द होता है, एपीगैस्ट्रियम, दैट इज गैस्ट्रिक अल्सर। अगर रात को लेट नाइट 4 PM पे अगर उसको पेन होता है तो ड्यूरिनल अल्सर, तो वो है वो भी अल्सर का, यानी कि हंगर में भी होगा जब खाना सारा ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह जब खाना खाएंगे तब भी। और ड्यूरिनल का अल्सर का पेन जो है वो खाना खाने से ठीक हो जाता है। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। वो सीवियर पेन होता है ज़्यादा और वो बैकवर्ड रेडिएट करता है। ठीक है, और उसके रिस्क फैक्टर आप लोगों ने फिर देखने। और सीवियर पेन होता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, वो भी सेम है, बैकवर्ड करता है। और उसमें भी आप लोगों ने ये करना है कि जो गॉल स्टोन की हिस्ट्री पूछनी है। MI का पेन, इंफीरियर वॉल MI का पेन एपीगैस्ट्रिक हो सकता है, तो आप ECG करें अगर पेन एक्यूट है तो। और डिसेक्शन ऑफ एओर्टा, उसमें पेशेंट स्वेटिंग भी होगी, पेशेंट को आप अनस्टेबल होगा, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। ये तो थी काजेज ऑफ एपीगैस्ट्रिक पेन। ये आप बहुत ज़्यादा पेशेंट इनकाउंटर्ड होंगे, इसलिए मैंने आप लोगों का सबसे पहले माइंड खोला है। अब चलते हैं हमारे अपने टॉपिक की तरफ, वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज। अल्सर कहाँ हो सकता है? स्टोमक में, इसोफेगस में कम होता है, स्टोमक में, ड्यूडिनम में, फिर जाके इलियम में भी हो सकता है, मीकल डिवर्टिकुलम है, वहाँ जाके भी वो भी अल्सर कर सकता है, टर्म इलियम तक चला जाता है। तो ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो गैस्ट्रिक एंड ड्यूडिनल। अब गैस्ट्रिक का कहाँ ज़्यादा लेसर कर्वेचर के ऊपर होता है, और ड्यूडिनल का जो होता है वो इंटीरियर साइड, फर्स्ट पार्ट के इंटीरियर 50% तो इंटीरियर वाल पे होता है। ठीक है, और दोनों को मिला के कभी कभी दोनों इकट्ठे भी पाए जाते हैं, और ये होते हैं 10%। और अब देखें आपको कैसे पता चलेगा हिस्ट्री पे कि ये पेशेंट गैस्ट्रिक अल्सर का है या ड्यूडिनम का है। अभी आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, इन्वेस्टिगेशन पे तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अब एक सबसे पहले ये है कि वो खाने के साथ गैस्ट्रिक पेन ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब है गैस्ट्रिक है। और इसके अगर खाने पे इम्प्रूव हो जाता है, ड्यूरिनल है। अब जब
खाने पे पेन होता है, लोग खाना खाना ही छोड़ देंगे, तो गैस्ट्रिक वाला वीक होगा और ड्यूडिनल अल्सर वाला क्या होगा, हेल्दी होगा। और ड्यूडिनल अल्सर मोस्ट ऑफ द टाइम बिनाइन होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होते हैं, कैंसरस होते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं, अनटिल अनलेस प्रूव अदरवाइज उसकी बायोप्सी लाजमी करनी है आप लोगों ने, ठीक है। ड्यूडिनल अल्सर का पेन लेट नाइट जाके होता है 4-5 बजे। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम काजेस के ऊपर। सबसे पहले जो मेन काज है, पता नहीं आप पैथो से पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर से 1st ईयर से पढ़ रहे हैं, मेन काज जो है वो है एच पायलोरी। एच पायलोरी की डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं, डिफरेंट विरुलेंट फैक्टर्स हैं, वो बुक में लिखे हुए हैं। और एच पायलोरी के डिटेल लिखी हुई है, कैसे कैसे वो मिकोजल प्रोटेक्शन को ख़राब करता है और यूरिएज पैदा करेगा। ये सारा उसने जो है मतलब एसिड इन्वायरमेंट क्रिएट करके और जो बैरियर होता है उसको ब्रेक कर देता है और अल्सर हो जाता है। तो एच पायलोरी का मैकेनिज्म अगर खुद पढ़ना चाहें तो बुक में लिखा हुआ है, अदरवाइज मुझे पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे जो इनसेड्स है, इनसेड्स जो है एक तो इनका सबसे ये मसला है कि ये चोर है, थीफ होते हैं ना। जैसे आप बंदा इनसेड ले रहा है उसको एपिगैस्ट्रिक पेन भी नहीं होगा, इसलिए तो कहते हैं पेप्टिक अल्सर में हिस्ट्री जो है वो क्या है, पुअर प्रेडिक्टर है। बंदे को पता ही नहीं होता, एकदम ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हेमेटोमेसिस, एंडोस्कोप डाल के देखते हैं तो अंदर अल्सर पड़ा होता है। ओ माय गॉड, वो उससे पूछते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ था, वो कहता है कभी हुआ ही नहीं है। यस, तो इनसेड अगर पेशेंट ले रहा है बस हिस्ट्री पूछे, आप दर्द की दवाइयाँ तो नहीं खाते, आप पक्का आगे सोचें। आप पेशेंट आपके पास मतलब स्मोकर है तो उसको भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं व्हेन एवर यू प्रेस्क्राइब इनसेड यू शुड प्रेस्क्राइब पीपीआई। या तो ये पीपीआई करें, या ये है कि पहले एच पायलोरी रेडिकेशन थेरापी दे दें, या फिर ये है कि आप लो डोज जैसे डिस्प्रिन है उसमें कोई ज़रूरी नहीं होती। स्मोकिंग है, स्मोकिंग का मसला ये है, स्मोकिंग एक तो अल्सर को डेवलप होने में मदद करती है और दूसरा अल्सर को हीलिंग नहीं होने देती। इसलिए हमेशा जब तक स्मोकिंग क्विट नहीं करेंगे पेशेंट का अल्सर ठीक नहीं होगा। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है और इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं हम हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ पेशेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। काफ़ी सारे मिथ हैं, आज मैं वो दूर कर देता हूँ ताकि आप हमेशा अपने पेशेंट को अच्छी तरह मैनेज कर सके। इन्वेस्टिगेशन में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एच पायलोरी, वो क्या करते हैं, मैं अभी पहले बता देता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या है। प्रेफरेबल एंडोस्कोपी होती है उस पर अल्सर देखने के लिए, बाकी वो है इन्वेजिव। तो हम इसके 2 टाइप की इन्वेस्टिगेशन हम डिस्कस करते हैं। ये यहाँ से लाइन जा रही है, ये इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 टाइप की इन्वेस्टिगेशन है, एक है नॉन इन्वेसिव, एक है इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कोई आप लोगों को कोई चीज़ें प्रोसीजर नहीं करना पड़ता, आप ऐसे टेस्ट कर लेते हैं। और इन्वेसिव का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसमें सबसे टॉप पे सीरोलॉजी लिखी है। सीरोलॉजी मतलब ये है कि जब एच पायलोरी आता है तो वो इन्फेक्शन, तो वो एंटीबॉडी बना देता है, तो आप एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लें। सो सिंपल रैपिड टेस्ट ऑफिस में क्विकली कर सकते हैं और पूरी पॉपुलेशन को चेक करना है कि जहाँ एच पायलोरी की क्या है तो ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मसला है, मसला ये है कि ये हम एक दफ़ा जब इन्फेक्शन होगा तो वो उसकी एंटीबॉडी बन जाएंगी, अब वो सारी ज़िंदगी परसिस्ट करेंगी। अब जब भी लिख के देंगे सीरोलॉजी फॉर एच पायलोरी वो पॉजिटिव आएगा, कहेंगे इसको एच पायलोरी रेडिकेशन थेरेपी दो, इसको तो वाकई अल्सर है। ये है मिथ और ये सारे ऐसे कर रहे हैं जो जीपीज हैं, उनको ये टेस्ट का पता ही नहीं है। ओ भाई ये वाकई रैपिड डायग्नोसिस के लिए है लेकिन इसकी सेंसिटिविटी है लेकिन स्पेसिफिसिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि ये इन्फेक्शन अब का है या पुराना है, मैं इसलिए करवाता ही नहीं हूँ। तो फिर कौन सा टेस्ट है?
बेहतर जिसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है वो है C13 यूरिया ब्रेथ टेस्ट। हम ब्रेथ डालते हैं आगे जो अगर जैसे यूरिएज उसको ऊपर कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसके ऊपर ब्रेथ डालेंगे तो वहाँ आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर ही महंगा है, ये भी नहीं कर सकते। अब मैंने कभी ये करवाया भी नहीं है C13 यूरिया ब्रेथ। एक और टेस्ट है जो चीप है और जिसके लिए इतना टेक्निकलिटी ज़रूरत नहीं होती, वो है फीकल एंटीजन। भाई एक स्टूल का स्पेसिमेन ले जाए लेबॉरेटरी में, उसको कहे कि फीकल एंटीजन कर दे, हाईली सेंसिटिव, हाईली स्पेसिफिक, मोर देन 95% स्पेसिफिक है। अगर फीकल एंटीजन पॉजिटिव है तो एरेडिकेशन थेरेपी दे दे, H pylori एरेडिकेशन थेरेपी। ओके, तो ये है नॉन इन्वेसिव। ये कई दफ़ा आए हुए हैं UHS में, वो पूछता है राइट डाउन द नेम ऑफ नॉन इन्वेसिव एंड इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन, इसलिए मैंने अलग अलग करके पढ़ाया है। नॉन इन्वेसिव सीरोलॉजी, C13 यूरिया ब्रेथ टेस्ट, फीकल एंटीजन, आगे उनकी डिटेल भी मैंने पढ़ा दी है। फिर है इन्वेसिव, सबसे पहले जो इन्वेसिव है एंडोस्कोपी डाल के बायोप्सी लेना है। देखिए प्रेफरेबल है। हिस्टोलॉजी वैसे भी अच्छी चीज़ है कि हमें पता लग जाएगा, लेकिन इसका भी इशू है कि ये ज़्यादा स्पेसिफिसिटी इसमें नहीं है और इसमें भी लैक है, कुछ कमियां हैं। तो ये भी स्पेसिफिसिटी तो है लेकिन ये फॉल्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा इसके टेस्ट आते हैं और इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मसला ये, हाँ टाइम ज़्यादा लगता है कि बायोप्सी करें और ये वो। रैपिड यूरिएज टेस्ट ये बहुत अच्छा टेस्ट है, स्पेसिमेन लें और यूरिएज टेस्ट, रैपिड यूरिएज टेस्ट आप कर लें, ठीक है। कल्चर, व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, दैट इज कल्चर, माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। हमें पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया है और ये भी पता चल जाएगा कि सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है, दैट इज बेस्ट टेस्ट। अगर ये करा सकते हैं तो कल्चर करवाएं। कल्चर इज गोल्ड, मैं देखो रेड में लिखा क्योंकि MCQ भी ऐसा आता है। व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, व्हाट इज मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, फीकल एंटीजन, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। What test is used to check the response? फीकल एंटीजन और C13 यूरिया ब्रेथ टेस्ट। आपने C13 यूरिया ब्रेथ टेस्ट लगाना है, अगर वो ना हो तो फीकल एंटीजन लगाना है। ये है सारी इन्वेस्टिगेशन जिसकी बेस पे हम अपने पेप्टिक अल्सर डिजीज कंफर्म करते हैं। अगर एंडोस्कोपी डाली अल्सर है तो गैस्ट्रिक अल्सर है तो लाजमी बायोप्सी लेनी होती है। अब चलते हैं हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ कि हाउ विल यू मैनेज अ पेशेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। मैनेजमेंट लास्ट चीज कॉम्प्लिकेशन है, अभी मैनेजमेंट। सबसे पहले ये है कि आपने ट्रिपल थेरेपी देनी है और H pylori एरेडिकेशन देनी है। H pylori एरेडिकेशन किसको देनी है? एक तो डिस्पेप्सी अप्रूव हो जाए कि H pylori की वजह से, जैसे ये टेस्टिंग से। दूसरा ये है कि 1 ईयर से PPI ले रहा है फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा तो वो भी ले। अगर पेशेंट माल्ट लिम्फोमा का है वो भी ले। अगर गैस्ट्रिक कैंसर की रिलेटिव में हिस्ट्री है फिर भी ले, अगर डिस्पेप्सी है तो। अगर उसको पहले गैस्ट्रेक्टमी हुई है अब फिर सिम्टम्स है तो तब भी ले। तो ये है काफ़ी सारी। हाँ, कुछ है एक्स्ट्रा गैस्ट्रल, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड, किसी को विटामिन B12 डेफिशिएंसी है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, उसको भी दे। इसके ट्रिपल रजीम के भी बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है जो कि डायरिया करती है, फ्लशिंग होती है, नाजिया, वोमिटिंग, इस तरह की सिम्टम्स आ सकती है। देखो ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है इसमें वोमिटिंग ज़्यादा नहीं होती, इसमें 40% में किसी में हो सकती है थोड़ी बहुत, और परसिस्टेंट होगी तो उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस है। अदरवाइज पेन होता है ज़्यादा जो, या हार्ट बर्न होता है। अच्छा जी, अब चलते हैं सबसे पहले ट्रिपल थेरापी। अब ये ट्रिपल थेरापी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थेरापी है जो कि हम इतना यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं, अगर कोई बंदा भूल गया तो उसकी खैर नहीं है। पीपीआई डबल डोज यानी कि बीडी में दें। ओमिप्राजोल दे रहे हैं, बीडी में दें सुबह शाम, और उसके बाद मॉक्सिसिलिन या क्लिथ्रोमाइसिन और
एमॉक्सिसिलिन और फ्लैजिल, मेट्रोनिडाजोल, ये 3 एंटीबायोटिक में से 2 चूज करते हैं। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, इनमें से आर लगा दें, एमॉक्सिल या मेट्रोनिडाजोल में से। जब 15% से ज़्यादा क्लिथ्रोमाइसिन की किसी एरिया में रेजिस्टेंस आ जाए तो ये रजीम ही चेंज कर दें, फिर इस रजीम यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है। वैसे एमॉक्सिसिलिन की रेजिस्टेंस अभी भी कम है, फ्लैजिल की बढ़ रही है, मेट्रोनिडाजोल की, और क्लिथ्रो की भी हो सकती है। तो क्लिथ्रो की डोज होती है 500 मिलीग्राम पीडी में, जो मैंने कीटोजोइस में डोज लिखी हुई है 1 ग्राम पीडी में है, और ये 400 मिलीग्राम पीडीएस में है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने करना क्या है, पीपीआई देना है, क्लिथ्रोमाइसिन देनी है, एमॉक्सिल देनी है, बस ये 3 चीज़ें देनी है, मेट्रोनिडाजोल ना दें। अगर आपको एमॉक्सिल पसंद नहीं है, आप पीपीआई दें, क्लिथ्रो दें और मेट्रोनिडाजोल दें, कुछ इस तरह भी देते हैं। तो इन 3 एंटीबायोटिक में से 2 एंटीबायोटिक, 1 पीपीआई, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल रेजिम, ट्रिपल थेरापी फॉर एच पैलोरी एरेडिकेशन। बाकी एंटासिड दें, सुक्रालफेट दें, सुक्रालफेट कोटिंग करता है। अच्छा जी, फिर भी पेशेंट नहीं ठीक हुआ, फिर क्या करेंगे, बस पजल हो जाएंगे अब से, तो अब तो हमारे पेशेंट ठीक ही नहीं होता, ओ माय गॉड मैंने तो इसकी ट्रिपल रेजिम भी दी, स्टिल पेशेंट सिम्टोमेटिक है और फीकल एंटीजन पॉजिटिव आ रही है, देन यू विल गो टू द, आगे भी हल है हमारे पास, क्वाड्रिपल थेरापी। क्वाड्रिपल थेरापी, क्वाड्रिपल थेरापी, क्वाड्रिपल थेरापी क्या होती है? क्वाड्रिपल थेरापी में सबसे पहले ये मैं आप लोगों को बताऊं कि पीपीआई होता है, ओमिप्राजोल यानी कि ओमिप्राजोल, फिर बिस्मथ होता है, और फिर मेट्रोनिडाजोल है, फिर टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन। तो इसको सबको मिला के OBMT कहते हैं, OBMT रेजिम या क्वाड्रिपल रेजिम, ओमिप्राजोल, बिस्मथ, मेट्रोनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिपल थेरापी। अब होता यह है कि ये क्वाड्रिपल थेरापी भी फेल हो जाती है कभी कभी, इससे भी आपका पेशेंट नहीं ठीक हो रहा, फिर हाथ बांध देंगे, ओ नो, आगे रेस्क्यू थेरापी देंगे। व्हाट इज रेस्क्यू थेरापी? इससे भी नहीं हुआ ठीक, तो रेस्क्यू थेरापी ये आप लोगों से पूछ भी सकते हैं कहीं ना कहीं, व्हाट इज रेस्क्यू थेरापी? जब कोई इलाज सही ना हो रहा हो तो फिर लीवो दें, लीवोफ्लॉक्सासिन, पीपीआई दें, या फिर ये है कि आपके ऊपर है कि लो डोज पीपीआई कंटिन्यू रखें, उसको लो डोज पीपीआई कंटिन्यू रखें, और लीवोफ्लॉक्सासिन, पीपीआई और क्लिथ्रो, ये 3 को कहते हैं ये रेस्क्यू थेरापी। ठीक है, रेस्क्यू थेरापी में लीवोफ्लॉक्सासिन, पीपीआई एंड क्लिथ्रोमाइसिन ये एंड पे देनी। ठीक है, फिर भी नहीं ठीक होता तो आप लो डोज पीपीआई चलता रहे। अदरवाइज ये ट्रीटमेंट, इसका ड्यूरेशन 1 वीक है, लेकिन अगर इसको 10 to 14 डेज देंगे तो रिस्पांस अच्छा है। मैं भी 10 to 14 दे देता हूँ, इसको भी 10 to 14 डेज दें। 7 दिन में नहीं ठीक होना, 10 to 14 डेज, उसके बाद ये बंद कर दें। पीपीआई फिर भी चलता रहे 2 मंथ के लिए, टोटल 2 मंथ के लिए, उसके बाद बंद करके 15 दिन के बाद फॉलो अप एंडोस्कोपी कराएं, क्योंकि आप फौरन एंडोस्कोपी करा लेंगे, क्योंकि पीपीआई ले रहे हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा अल्सर हील हुआ है या नहीं। तो पीपीआई बंद करके 2 महीने के बाद 15 दिन के बाद फॉलो अप एंडोस्कोपी करनी। इस तरह आप इस पेप्टिक अल्सर को मैनेज कर सकते हैं। कभी कभी परफोरेशन हो जाती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 कॉम्प्लिकेशन है, परफोरेशन है, एनीमिया है, ठीक है, हेमेटोमेसिस है, और इसी तरह पेशेंट को जो है मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है काफ़ी सारे पेशेंट को, और उसके अलावा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन 2 इम्पोर्टेंट है, परफोरेशन एंड गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन।
गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में एक चीज़ याद रखो, एक तो पेरिस्टाल्सिस नज़र आ रही होगी और पेशेंट 24 आवर का पहले 18 घंटे का पहले खाया हुआ वोमिट करेगा, और उसके अलावा अल्सर जो है वो पेलोरिस पे होगा और उससे फिर ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी और सक्सेशन स्प्लैश भी होता है, और इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, एसिड सारे बाहर, वोमिटिंग होती रहती है ना बार बार। तो इसमें जो मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटी होती है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में, ये एमसीक्यूज आता है, हाइपोक्लोरीमिक, क्लोराइड कम हो जाते हैं ना, हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये रट्टा लगा लो, इस तरह का एमसीक्यूज आता है। हाइपोक्लोरीमिक विद एसिड यूरिया भी होता है, पैराडॉक्सिकल विद एसिड यूरिया, ये है एमसीक्यूज गैस्ट्रिक आउटलेट। A patient of peptic ulcer presented with gastric outlet obstruction, what will be on her metabolic profile? Hypokalemic, metabolic alkalosis with paradoxical acid urea. That is your diagnosis। ये इस पे लगाना है। परफोरेशन उसका यानी वो आप लोगों ने सर्जरी में पढ़ना है, कैसे बोर्ड लाइक रिजिडिटी हो जाती है और पेशेंट की डलनेस इस तरह की ख़त्म हो जाती है। एक्सरे करवाते हैं, गैस रेक्ट एक्सरे करवाते हैं जब गैस अंडर द डायाफ्राम होती है, या फिर उसकी फिर इलाज तो एक ही है, सर्जरी है, वो लेप्रोटमी करके या तो वो परफोरेशन के ऊपर पैच लगा देते हैं, या फिर बेलरोथ 1 बेलरोथ 2, ये जो गैस्ट्रिक ड्यूडिनल पेलोरेक्टमी जो करके उसको अनास्टमोसिस करके वो उनके प्रोसीजर है, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, ये आप लोग सर्जरी में फिर पढ़ेंगे। तो हमने तो सिर्फ मेडिकली पेप्टिक अल्सर को डिस्कस करना था, ठीक है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह याद हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।